हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष पर। मैं दीपक कुमार सिंह। आप सभी का लगातार मैसेज आ रहा था कि सर कुछ वीडियो बनाया जाए ऑपरेशन सिंदूर पर। बहुत से कन्फ्यूजन थे कि आईएमएफ ने इतना कुछ हो जाने के बाद भी पैसा क्यों दिया और आखिर अचानक से सीज फायर क्यों हुआ और ट्रंप का नाम क्यों आ रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे डाउट आपके मन में थे और आप चाहते थे डिटेल में जानना। तो आज हम इस सेशन में उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। शुरुआत हम 22 अप्रैल से करेंगे और ये पूरी खबर मैं आपको कल तक जो है एक स्टेप बाय स्टेप एक कड़ी की तरीके से जोड़कर देने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, और सारी चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस चीज़ के पीछे क्या कारण है और तथ्यों के साथ में उन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम दीपक कुमार सिंह और पिछले 13 साल से मैं इंटरनेशनल रिलेशंस जो है पढ़ा रहा हूँ और आईआर के विषय में जो है मैंने काफ़ी चीज़ों को अपने सिलेबस से बाहर रहकर भी स्टडी किया है, जो कि आज आपको इस सेशन में दिखेगा कि किस आधार पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये घटना की शुरुआत हुई कहाँ से। हम सभी को मालूम है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में यात्री घूम रहे थे। कश्मीर की वादियों का, कश्मीर के नज़ारों का आनंद उठा रहे थे। इसी बीच में कुछ आतंकवादी एंटर करते हैं। खबर फैली, धर्म बता के गोली मारी गई, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे बहुत से नागरिक जो है शहीद होते हैं। करीब 26 लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें से एक नेपाली नागरिक भी था। और इस घटना ने पूरे देश को क्या, पूरे विश्व को ही झकझोर दिया था, क्योंकि इतना बड़ा आतंकवादी हमला और जिस हिसाब से जो टूरिस्ट थे, सैलानी थे, उनके ऊपर ये गतिविधि हुई थी, इसने कहीं ना कहीं इस बात को इंश्योर कर दिया था कि अब भारत सरकार की तरफ से जरूर बड़े स्तर पे कुछ ना कुछ पाकिस्तान को इसका जवाब मिलेगा। 22 अप्रैल को जब ये घटना हुई, उसके बाद फिर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर होता है। हम सभी को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के द्वारा इन सभी इलाकों में, जैसे अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के बहावलपुर में जैसे मोहम्मद मसूद अजहर का जो गढ़ माना जाता था, वहाँ पे मरकज़ सुभान अल्लाह, मुरीदके में लश्कर तैयबा का मुख्यालय था, वहाँ पर तेहरा कला पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधियाँ थी, वहाँ पर सियालकोट जहाँ आतंकवादी लॉजिस्टिक हथियार रखे जाते थे वो सभी। तो ये 4 इलाके जो कि पाकिस्तान में थे, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे यहाँ से केवल हमने पीओके में अटैक नहीं किए, या आजकल नाम बदल गया है, पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होता था, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी। जी हाँ, क्योंकि लेह उससे अलग हो गया, अभी जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी हो गया। तो पीओजे के मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हमने अटैक नहीं किया केवल, बल्कि हमने पाकिस्तान में घुस के भी मारा। और पाकिस्तान में बहावलपुर, मुरीदके, तेहरा कला, सियालकोट में अटैक किए गए। और फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है या जम्मू एंड कश्मीर पीओजे के, यहाँ पर मीरपुर जहाँ पे आतंकवादी ठिकाना था, कोटली जहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र था, भीमबेर या भीमबर जिसे जहाँ पे ये हथियार रखते थे आतंकवादी, बाग जहाँ पर आतंकवादी ठिकाने थे, और मुजफ्फराबाद जो कि पीओके की राजधानी पीओजेके की, जहाँ से आतंकवादी गतिविधि का संचालन होता था, इन सभी जगहों पर अटैक हुआ। आप देख सकते हैं कोई 6 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से है, कोई एलओसी से है, अगर आप देखेंगे तो 9 किलोमीटर, क्योंकि जो इलाके पीओके के बीच में, हमारे बीच में, वो एलओसी हैं, और जो पाकिस्तान और भारत के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर किया जाता है। तो हमने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी दोनों क्रॉस करके जो है अटैक किया। इससे पहले आपने देखा होगा कि शिमला समझौते को मना कर दिया था, और मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, इसी चैनल पे है, कि शिमला समझौते को तोड़कर पाकिस्तान ने अपनी सामत बुला ली है। और उसी के अगले दिन आपने देखा होगा कि अटैक जो है 7 मई को आपको देखने को मिलता है। आगे देखेंगे बच्चों, बोला जाता है कि ये भारत की इस अटैक ने एक चीज बता दी थी कि अब भारत जो है आतंकवाद के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करके एक नई सुरक्षा नीति का संकेत दिया। और भारत की इस नीति को सक्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया, क्योंकि बोला जाता है कि इससे पहले पाकिस्तान की नकारने की क्षमता, जैसे में 2 शब्द आते हैं, जरा याद रखिएगा, ये 2 शब्द मैं चाहता हूं आप सभी को मालूम हो, क्योंकि आप सब विद्यार्थी हैं, यूपीएससी के भी कुछ लोग देख रहे होंगे, पीसीएस के और बीपीएससी के। इसे हम कहते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, और एक होता है इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। ठीक है,
प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने कुछ गलती की और आपसे पूछा गया कि आपने ये गलती की है, आप गलती करने के बाद भी कहते हैं कि नहीं भाई मैंने ये गलती नहीं की है। इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में क्या होता है कि आपने गलती की, आपसे पूछा गया कि आपने गलती की, आपने बोला नहीं की। जैसे मान लीजिए आपने किसी का पेन चोरी करके पीछे हाथ में छिपा लिया, अब आपसे पूछा गया कि आपने हाथ में पेन चुरा कर रखा हुआ है, आपने बोला नहीं। ये पाकिस्तान अब तक करता आ रहा था। पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधि करे और जब पूछा जाए क्या ये आपकी वजह से हुआ, पाकिस्तान कहता नहीं। उसके बाद फिर इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने पाकिस्तान से पूछा कि क्या तुमने ये गतिविधि की, उसने कहा नहीं, तो हमने सबूत दे दिए, ये देखो तुम्हारे हाथ के पीछे पेन, तो तुमने पेन चोरी की, तो बोले नहीं, तो हमने कहा ये देखो हाथ के पीछे पेन है। तो इम्प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि भाई हमने जो है उनको पकड़ लिया, उनको सबूत दे दिए कि देखो भाई ये सारी चीजें तुम्हारी तरफ से हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की नकारने की क्षमता जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी थी उसको भारत ने चुनौती दी है। हर बार पाकिस्तान कहता था नहीं भाई साहब ऐसे कर लेता था, भाई साहब माई बाप हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन इस बार भारत ने उनके आतंकवादी ठिकानों पर अटैक करके और सबूत देके बता दिया कि भाई ये जो आतंकवादी हैं तुम पालते हो और तुम्हारी वजह से ही आतंकवादी गतिविधि होती है। तो इनकी जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है इसको चुनौती दे दी भारत ने। दूसरी बात, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को बल, भारत अब अपनी जो है ऑटोनॉमी किसी देश पे डिस्कस करके या अमेरिका और रूस से डिस्कस करके नहीं बल्कि डायरेक्ट जो है घर में घुस के मारने की क्षमता रखता है। और साथ ही साथ घरेलू और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिक्रियाशील शक्ति मतलब रिएक्टिव पावर को, छवि को सुदृढ़ करने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो ये भारत जो है बदलता भारत जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें हुई। ये आखिर ऑपरेशन सिंदूर जो है अंजाम कैसे दिया गया, तो इसमें स्काल्प क्रूज मिसाइल, हैमर और अगर आप देखेंगे तो लोइटरिंग म्यूनिशन, इनका प्रयोग हुआ है। ये यूरोपीय रक्षा संघ के द्वारा डेवलप किया गया, ये साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस फ्रांस के द्वारा, और ये कई जगह से जो है इनका विकास किया गया था। और ये सभी जो चीजें हैं ये हमारे यहाँ पे टारगेट को बना मतलब टारगेट को लॉक करके उनके ऊपर अटैक करके उनको बर्बाद किया गया। जिनमें से अगर आप स्कैल्प क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये राफेल विमान से जो है दागी जाती हैं। वायुसेना के टैक्टिकल विमानों से छोड़ा जाता है हैमर को, और मानव रहित वायु प्रणाली अनमैन्ड एयर व्हीकल जो है उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है इनको, जिन्हें हम कहते हैं कामिकाजी ड्रोन। इन सभी के द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग हुआ, 9 जगह पे अटैक हुआ और हमने उनको तहस नहस कर दिया। जैसे ही हमने उनको तहस नहस किया, पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन करते हुए हमारे भारत में पुंछ में और बाकी जगह पे अटैक करना शुरू किया। जैसे ही अटैक करना शुरू किया, इंडिया ने रिटेलिएट किया। अब इंडिया ने उसके बाद फिर इनके ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा रावलपिंडी और सब जगह पे अटैक हुए, तो इंडिया ने इनके ऊपर फिर से अटैक किया। इंडिया ने इनके एयरबेस पर और एयरबेस के अलावा इनके जो रडार थे उन पे अटैक किया। 3 रडार, एक कराची के पास में चुनिया रडार टेक्निकल डिपो जो था, सुक्कुर जो ड्यूल यूज रडार था, और इसके अलावा सियालकोट के पास में जो पसरूर अर्ली वार्निंग सिस्टम था, इन तीनों को बर्बाद कर दिया। एयरबेस की बात करूं तो नूर खान जो कि वो एक स्ट्रेटजिक एयरबेस है उसको भारत ने बर्बाद कर दिया। मुरीद रडार इंस्टॉलेशन उसको बर्बाद कर दिया। सियालकोट एविएशन बेस को बर्बाद कर दिया। रहीम यार खान जो वेपन स्टोरेज था उसको भी इंडिया ने बर्बाद किया। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये सारे इलाके इंडिया ने जो है तहस नहस कर दिए, क्योंकि इंडिया ने जवाब दिया। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान रुक नहीं रहा था, और पाकिस्तान रुक नहीं रहा था, इसी बीच में आईएमएफ में बेल आउट लगा हुआ था। आईएमएफ में भीख मांगने के लिए पाकिस्तान कटोरा लेकर गया था। अब यहां पे कई बच्चों को डाउट है कि आईएमएफ ने पैसा दिया क्यों। देखो अंदर की बात समझना। आपको मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, ये फोटो पहचानो है कहां की? क्या यहाँ पे ग्वादर पोर्ट लिखा हुआ है? पाकिस्तान चीन का झंडा लगा हुआ है? जी हाँ। आपने एक एग्रीमेंट का नाम सुना होगा, ये कॉरिडोर का नाम सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इंडिया ने प्लान कर लिया था कि हमने इनके मिलिट्री बेस पे अटैक किया, रडार पे बेस किया अटैक किया। अब इंडिया की प्लानिंग थी भैया हम इनके जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि इस कॉरिडोर से अगर आप देखेंगे तो ये चीजें यहाँ आती थी और यहाँ से आके गल्फ ऑफ पर्सिया के माध्यम से पूरे यूरोप में जाती थी। तो अगर भारत ने इस इंफ्रा को तोड़ा तो यूरोपीय संघ के जितने भी देश थे उनमें जो है मोए मोए होने लगा। उन देशों ने कहा कि अरे माई बाप, अगर इंडिया ने इस पे अटैक किया
इन रास्तों को तोड़ दिया गया तो फिर हमारा जो चीन से व्यापार होता है वो व्यापार बाधित हो जाएगा। तुरंत अमेरिका को कॉल किया गया, अमेरिका से कहा गया कि भाई देखो इनको बेल आउट पैकेज दो, अब अगर तुमने पाकिस्तान को पैकेज नहीं दिया तो कल को हम जो है बर्बाद हो जाएंगे, और हम तो तुम्हारे समर्थित देश है, ठीक है, तुम जब जो कहते हो हम करने को तैयार होते हैं, तो आप हमारी बात मानो। और आईएमएफ जो है उसमें अमेरिका का दबदबा चलता है कोटा सिस्टम की वजह से। आईएमएफ में जो अमेरिका डिसीजन लेगा एक हिसाब से वही होना है। तो अमेरिका के सपोर्ट से आईएमएफ का पैकेज जो है इनको मिला। अब आप समझ पाए क्यों कारण था, यूरोपीय यूनियन का दबाव। यूरोपीय यूनियन ने दबाव बनाया कि बेल आउट पैकेज दो, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है इसमें कल को इंफ्रा को नुकसान होगा, तो पाकिस्तान कहीं पीछे ना हट जाए, इंफ्रा बर्बाद ना हो जाए, तो हमारा चीन के साथ व्यापार क्या होगा। और चीन भी पाकिस्तान को उधर सपोर्ट कर रहा था, और इंडिया ने प्लानिंग कर ली थी कि भाई साहब इनको तबाह कर देंगे, और एक बार इनके इस इंफ्रा को तबाह कर दिया तो फिर ये क्या करेंगे, फिर तो इनका मोए मोए होना है। इसी चक्कर में सभी यूरोपीय देश जब घबराने लगे, अमेरिका को कॉल गया और आईएमएफ का पैकेज आया। अब इससे भारत जो था वो तो बुरी तरीके से नाराज हुआ। भारत ने क्या किया, चुपचाप एक कैबिनेट, अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ग्वादर पोर्ट से ये पूरा पर्शियन गल्फ, ये आपका चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंडिया ने तुरंत क्या किया, एक कैबिनेट नोटिस इशू किया। वजह समझिएगा, आप देखिए गेम कितना अच्छा चल रहा है, इस गेम को कई लोग समझ नहीं पाए। इंडिया ने चुपके से साइलेंटली क्या किया, एक कैबिनेट नोटिस इशू किया और कहा कि एनी फ्यूचर टेरर एक्ट विल बी कंसीडर्ड एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। गवर्नमेंट सोर्सेज, देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट सोर्सेज, मतलब इंडिया ने इसके लिए शुरुआत में प्रेस ब्रीफिंग नहीं दी, पहले धीरे से जो है सूत्रों के हवाले से मीडिया को बात पहुंची। इंडिया डिक्लेयर एनी फ्यूचर टेरर एक्ट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब इसका मतलब ये था कि आईएमएफ को मिला पैसा, इंडिया ने एक स्टेटमेंट डाल दिया और स्टेटमेंट में बोल दिया कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई भी एक्टिविटी अब पाकिस्तान की तरफ से हुई तो मैं उसे एक्ट ऑफ वॉर मानूंगा, और अब मैं पाकिस्तान पे अपनी सेना लेके चढ़ाई कर दूंगा, और कल सुबह का जो सूरज पाकिस्तान देख नहीं पाएगा, अटल बिहारी जी के शब्दों में बोलूं तो। ये पूरी प्लानिंग सेट हो गई थी। जैसे ये प्लानिंग सेट हुई तुरंत ट्रंप जो है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर रुकवा दिया, लेकिन मामला क्या था समझिएगा, तुरंत ट्रंप जो है उसने तुरंत इन लोगों को फोन मिलाया। ये कौन लोग हैं, आप बोलोगे सर अभी तो पाकिस्तान के जो हेड है आसिम मुनीर हैं, ये पुराने लोगों की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि इन सब का एक गुट है। पाकिस्तान में जो भी कमांडर मिलिट्री से रिटायर होता है वो एक तो बाहर इंग्लैंड रहने लगता है, और दूसरा इनका एक जो अपना गुट है, और गुट बहुत हावी है। इनमें से एक थे कमर बाजवा, फॉर्मर आर्मी चीफ, राहिल शरीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ। इन सबको पता लग गया था कि इंडिया ने ये जो धीरे से एक बात बोल दी ना कि कोई भी फ्यूचर टेरर जो है एक्ट ऑफ वॉर होगा, इनको समझ में आ गया नाउ इंडिया इज प्लानिंग टू अटैक, अब युद्ध हो जाना है। और इनको मालूम था कि युद्ध जो है बर्दाश्त करने की हमारी क्षमता नहीं है। लेकिन आसिम मुनीर जो है वो पागला इंसान है, वो अपने इज्जत पे बनी बात और थोड़ा सा आतंकवादी संगठनों के दबाव में सीज फायर करता जा रहा था। जैसे इन लोगों के पास बात पहुंची, इन लोगों ने मीटिंग की। मीटिंग करते ही सबसे पहले कमर बाजवा जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, उन्होंने तुरंत फैज हामिद को फ़ोन मिलाया जो फॉर्मर आईएसआई चीफ है। अगला फ़ोन नदीम अंजुम को गया जो कि आईएसआई फॉर्मर चीफ थे, पूर्व आईएसआई चीफ। इन सब ने मिलकर डिस्कशन किया कि देखो ये जो इंडिया ने बोला है एक्ट ऑफ वॉर, ये इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं और युद्ध हो सकता है। इन सब ने कॉन्फिडेंस में लिया असीम मलिक को, जो आज वर्तमान में आईएसआई के पाकिस्तान में चीफ हैं। असीम मलिक को जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस में लिया गया कि भैया देखो आसिम मुनीर को समझाना पड़ेगा, अगर अभी नहीं समझाए तो कल को जो है बहुत मामला बिगड़ सकता है। अब जैसे ही इनको असीम मलिक को कॉन्फिडेंस में ले रहे थे, अगला कॉल कमर बाजवा ने तुरंत जो है आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, इनके पास फोन घुमा दिया गया। आसिफ अली जरदारी को पूरी बात समझाई गई। आसिफ अली जरदारी ने क्या किया कि जैसे इनके पास ये बात आई, उन्होंने तुरंत जो है फजलुर रहमान को फोन किया। अब आप बोलोगे सर ये फजलुर रहमान कौन है? फजलुर रहमान प्रेसिडेंट ऑफ जमियात उल ए इस्लाम, जो एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्रेसिडेंट है। आपने ये फोटो देखी होगी।
जैसे इसके पास फोन गया, इसके पास फोन क्यों हुआ? क्योंकि देखो अभी तक तो आईएसआई चीफ एक्टिव थे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के आने के बाद फजलुर रहमान को फोन गया और बोला गया कि आप देखो असीम मुनीर पे दबाव बनाओ, क्योंकि अगर ये असीम मुनीर नहीं रुकेगा, ये अपने दिल पे लेके चल रहा है और वहां तो सब कुछ पाकिस्तान आर्मी संभालती है, और अगर इसके ऊपर दबाव नहीं बनाया गया तो कल को हो जाएगा मामला खराब। तो जैसे ही ये फजलुर रहमान के पास फोन गया, फजलुर रहमान ने तुरंत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तून तहफूज मूवमेंट और मुताहिद कौमी मूवमेंट, इन सबके नेताओं से बात की और बोला कि हमें जो है बहुत बड़े स्तर पे एक प्रोटेस्ट तैयार करना है असीम मुनीर के खिलाफ में, जिससे असीम मुनीर आ जाए दबाव में। तो एक तरफ तो इन्होंने ये प्लानिंग कर ली, दूसरी तरफ राहिल शरीफ ने साहिर मिर्जा, जो कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ अभी वर्तमान में है पाकिस्तान में, जो कि असीम मुनीर के बाद में अगले चीफ बनने वाले हैं आर्मी के, जो इस रेस में आगे बढ़ रहे हैं, उनको फोन मिला है। बोला देखो इंडिया ने जो बात बोली है, अगर वो बात सही निकली तो तुम भी मारे जाओगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला मामला होगा। आसिम मुनीर तो खुद जाएगा, तुम भी जाओगे और तुम्हारा सपना साकार नहीं हो पाएगा। इसने कहा अरे 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 ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? बोले हाँ तुम्हारा सपना साकार नहीं हो पाएगा, इसलिए तुरंत जो है दबाव बनाया जाए। इसने तुरंत जो है हसन हयात कोर कमांडर मुल्तान, इनाम मलिक कोर कमांडर कराची, ऐमान सफदर कोर कमांडर लाहौर, सैयद रजा कोर कमांडर रावलपिंडी, सबको जो है खटाखट फोन गए और सबको जो है तैनात किया गया। और उसके बाद जब देखा असीम मुनीर ने कि भाई ये हमारे खिलाफ जो है लॉबिंग हो रही है, तुरंत असीम मुनीर ने फ़ोन मिलाया कि इनके पास में साहिर मिर्जा, और साहिर मिर्जा ने रिसीव नहीं किया। और इस तरीके से जो है पाकिस्तान में हलचल मच गई और लोगों को लगा कि असीम मुनीर का मामला तो नहीं खत्म हो गया, क्योंकि ये बात जो है पाकिस्तान में उस समय जो है पूरी तरीके से फैल गई। और क्योंकि इंडिया ने ये डिसाइड किया था और सब जानते इंडिया की पावर क्या, क्योंकि अब अगर घुसा तो भाई साहब ये सब जो है अखंड भारत जो है निर्माण होगा, और इसकी वजह से इनका डर जो था वो वाजिब था। इन सभी के दबाव के बाद असीम मुनीर, जो कि कभी ऐसे थे वो ऐसे हो गए, तुरंत DGMO को कॉल किया, बोला कि यार भारत में बात करो और सीज फायर को रुकवा दो। इससे सीज फायर हुआ, बट इन बिटवीन ट्रंप आते हैं और ट्रंप कहते हैं ये मेरी वजह से हुआ। ये बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं मालूम है, इनकी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ है वो वास्तविकता में इंडिया के एक डिसीजन से हुआ है, और वो डिसीजन मैंने आपको यहां पे बता दिया है। द डिसीजन इज एनी फ्यूचर टेरर एक्ट विल बी कंसिडर एक्ट ऑफ वॉर। और इसने पाकिस्तान में नीचे से लेकर ऊपर तक जो है हिला के रख दिया, और तख्ता पलट जैसी बातें तक शुरू हो गई थी एक डिसीजन से भारत के। इसे कहते हैं कि आप डिप्लोमेटिकली कितने पावरफुल हैं। दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन। ये रियल स्टोरी थी। ट्रंप ने कुछ नहीं किया था, और उसके बाद ब्रिगेडियर लेवल पे चीजें जो गई, और उसके बाद धीरे धीरे सीज फायर जो है पाकिस्तान असीम मुनीर अपने दिल पे लेके धीरे धीरे कुछ बहुत पटाखे फोड़कर और शांत हो गया, कि उसको मालूम था कि भाई साहब अगर हमने अब शांत नहीं हुए तो अब तो पाकिस्तान तो जाएगा ही, मैं उससे पहले चला जाऊंगा। क्लियर? जिस हिसाब से वो बैकग्राउंड उसके खिलाफ में प्रिपेयर हो गए थे। ये पूरी स्टोरी है, इन डेप्थ स्टोरी। सबके नाम मैंने लिखे हैं, जो नाम वर्तमान में आप गूगल में चेक कर सकते हैं, और इनको लेकर आप पाकिस्तान मीडिया में जो है डिस्कशन कुछ दिन बाद शुरू होंगे, और आप वहाँ पे सारे नाम मैच कर सकते हैं। सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो दिस इज़ द रियल स्टोरी बिहाइंड सीज फायर, क्यों हुआ और क्या क्या रीजन थे, वो सब मैंने आपको बताया। IMF का पैसा भी किस आधार पर मिला वो भी मैंने आपको बताया। ये सारी की सारी कहानी जो है एक सीक्वेंस में आपके सामने मैंने रखी है। ठीक है, अगला अगर कुछ भी परिवर्तन होगा तो मैं मिलूंगा और बहुत डिटेल में आपको और भी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।